स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज से हम लोग सोशल जस्टिस जो तीसरा है जीएस पेपर का तीसरा उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक आप लोग खत्म नहीं किए होंगे। जो हमने आईआर भी पढ़ा दिया, आईआर देख लिया, पॉलिटी देख लिया, और देखो हम उस पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। आप लोग बाद में हल्ला नहीं करना। क्यों? रीजन है कि कुछ विद्यार्थी ऐसा चाह रहे हैं कि ए टू जेड पढ़ाएं, ए टू जेड हम बताएं। भाई साहब, पहली बात, आप रेशनल हो जाओ, तार्किक हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको लिखना है। अगर यूपीपीसीएस मेंस लिख रहे हो तो यूपीपीसीएस में आपको 125 वर्ड मिलेंगे और 200 वर्ड मिलेंगे, ठीक है, यही मिलेगा। और यूपीएससी अगर लिख रहे हो तो 150 और 250, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा कि आप राम कथा लिखो। तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज डिस्कशन कर रहे हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है। कभी भी आप आज के बाद ये ध्यान से सुनना, कोई भी सिलेक्शन लेता है तो वो बोलता है कि हम स्मार्ट रणनीति, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो क्या पढ़ना है वही मायने रखता है। और वो जो देखते हो ना कि हमने 2 महीना या 3 महीना, ऑल्दो ये फेक लगता है, इससे पहले की प्रिपरेशन है, लेकिन जो शॉर्ट टाइम में तैयार कर लेते हैं उसके पीछे रीजन यही है कि तार्किक रूप से वो तैयार करते हैं। अब ये है कि हमने कोई कहानी नहीं बताया तो आप उसको पसंद ना करो, लेकिन आएगा साहब यहीं से। ये तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि चाहे आप कहीं से भी पढ़ लो, पोथा पढ़ लो, भंडार रख लो अपने में, पीडीएफ रख लो, बुकलेट रख लो, लेकिन जो हमने आप लोग को नोट्स दिया ना, इस नोट्स के अलावा अगर कोई आ जाए, करंट हम प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आप बताना कि सर ऐसा है कि बहुत टफ आया था, आपके नोट्स से नहीं मिला। दूसरी बात है, कुछ क्वेश्चन आएंगे इक्का दुक्का, ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कहते हैं ना बाउंसर होते हैं। वो बाउंसर को संभालने का हम तरीका लास्ट में बताएंगे, जो कहीं भी किसी को पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो वो बाउंसर लास्ट में संभालेंगे। भाई जो नॉर्मल बॉल आ रहा है उसको तो प्ले कर जाए अच्छे से, ठीक है, प्ले करे, पहले सीखे, उसके बाद चौका मारना स्टार्ट करे, उसके बाद छक्का मारे। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का जो यहाँ पे लेक्चर लिया जा रहा है टू द पॉइंट हो, कहीं बकवास ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं तो मुझे मालूम है क्या चीज लिखना है क्या है। अभी जो 5 साल वाले, 5 वर्ष के तैयारी करने वाले हैं तो उनको लगेगा बेकार है, ये है, आने दो आने दो। वो आज नहीं, आज ये वीडियो देख रहे होंगे ना तो 2-3 साल के बाद वो बात याद आएगा कि हाँ सर ने बोला था, ठीक है। तो निश्चिंत हो जाइए, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस पढ़ते चलिए। तो आज हम लोग सोशल जस्टिस देखने जा रहे हैं, ठीक। और पहला क्लास है तो जाहिर सी बात है हम डेमो देंगे इसका सबको देखने के लिए, बाकी प्राइवेट रखेंगे। तो डेमो क्लास आप लोग देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करिएगा, इससे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक न्याय। चलो, में सोशल जस्टिस क्या अवधारणा है, सामाजिक न्याय एक क्यों रखा है। एक, अगर आप अच्छा प्रशासनिक बनने जा रहे हो, प्रशासन में काम करने जा रहे हो, तो इसका नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। सामाजिक न्याय कैसे स्थापित किया जाए इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और दूसरी बात है कि हम वंचित जो वर्ग है उनके लिए क्या कर रहे हैं। और ध्यान दें, जो एंथ्रोपोलॉजी रखे हैं मेंस के लिए ऑप्शनल में, ऐसे हट रहा है ऑप्शनल यूपीपीसीएस में, लेकिन यूपीएससी में जो रखे हैं एंथ्रो रखे हैं, और जो समाज रखे हैं, समाज शास्त्र, उनके लिए भी ये बेहतरीन होने वाला है, ठीक। तो देखो, कुछ विद्वान क्या कहते हैं सामाजिक न्याय में। तो देखो, सबसे पहली बात आती है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि जीवन में सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना ही सबसे मूल्यवान चीज है। इन्होंने इतनी बड़ी चीज कर दिया कि सामाजिक न्याय को ही स्थापित करना जीवन में, ये सबसे बड़ी चीज है, यही करना सबसे बड़ी बात है कि सबको सामाजिक न्याय मिले। अगर कोई बंदा कार्य कर रहा है वो उसका सबसे मूल्यवान चीज है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। दूसरा, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि स्वतंत्रता जो है वो सामाजिक न्याय के बिना अधूरी है। हमने आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता दिया गया है, और अटल बिहारी वाजपेयी इतने डेप्थ में बोले हैं कि ये स्वतंत्रता बेकार है, जब तक हम सामाजिक न्याय ना स्थापित करें तो ये स्वतंत्रता देने का कोई औचित्य नहीं होगा। और इसको हम समझेंगे, इस कथन को समझेंगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ जाए, तो क्या आप लिखोगे। तो इसको हम लोग जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो बिल्कुल देखेंगे। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बोला था सामाजिक न्याय, कि एक न्यायपूर्ण समाज वह होता है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना हो, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या हो, सम्मान हो, क्या वंचित ग्रुप, क्या विशेषाधिकार ग्रुप,
और अपमान क्या हो घटे। कह रहे हैं कि समाज में जब सम्मान बढ़ने लगे और क्या अपमान घटने लगे, और करुणा के साथ समाज का निर्माण करें, तो ये हम कहेंगे कि हाँ, हमारा सामाजिक न्याय स्थापित हो रहा है। अर्थात एक न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना हो, अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा भरे समाज का निर्माण करे, करुणा भरे हो। और करुणा हमारे GS4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैथी या इम्पैथी बोलते हैं, इम्पैथी से एक स्टेप आगे है हमारा करुणा। ठीक है। पोप फ्रांसिस क्या बोलते हैं? पोप फ्रांसिस बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर किसी समाज का माप करना है तो इस आधार पर माप करो कि जरूरतमंद लोगों को, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो या वंचित ग्रुप है, उनके साथ व्यवहार कैसा किया जा रहा है। तो कभी भी सामाजिक न्याय देखना हो तो पोप फ्रांसिस ने बोला था कि वंचित ग्रुप की तरफ देखो, वंचित समूह है उनकी तरफ देखो, और उनके साथ समाज कैसा व्यवहार कर रहा है, उससे पता चलेगा कि सामाजिक न्याय स्थापित है कि नहीं है। तो ये कोट है, इसमें से जो भी कोट आपको पसंद आए उठा लीजिए इंट्रो के लिए। सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय के बारे में चलते हैं, क्या अर्थ है। तो सामाजिक न्याय हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था। पॉलिटी में याद दिला दें, न्याय 3 प्रकार के बताया था, राजनीतिक, आर्थिक और एक सामाजिक। वही सामाजिक न्याय के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी क्षेत्र है या देश है, राष्ट्र है, उसमें हर एक व्यक्ति का क्या हो, मानवाधिकार हो, उसको रक्षा किया जाए, और साथ ही साथ मानवाधिकार की रक्षा किया जाए या बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ क्या किया जाए, सम्मान दिया जाए। तो ये थोड़ी बहुत में कह सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय है। मतलब एक तरह से कहें कि मानवाधिकार की रक्षा हो हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाए, और हर किसी को समान रूप से पहुंच स्थापित हो। कहां पे? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। जो ये 3 अधिकार दिए गए हैं संविधान में, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, इन तीनों अधिकार के प्रति सभी व्यक्ति की पहुंच प्राप्त हो। वहां पे हर एक आदमी इस अधिकार को क्या करे, अवेल करे या प्राप्त करे। ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे। तो ये देखो, हमने कहा एक अच्छे से समझते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय की बात कहें कि जब जिस व्यक्ति के मानवाधिकार क्या हो, मानवाधिकार की रक्षा हो, अर्थात गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उसको सारे मानवाधिकार मिल रहे हों, जो हमारे इसके ऊपर डिस्कशन कर दिए हैं, मानवाधिकार क्या होता है। ठीक है। दूसरा बात यह है कि सब सम्मान पूर्वक जिए, मतलब गरिमापूर्ण जीवन जिए। हर व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। और सामाजिक न्याय में कहने का मतलब कि समान रूप से पहुंच हो। कहां पहुंच हो? तो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, जितने अधिकार हैं उन अधिकार के पास, सामाजिक अधिकार, ये तीनों अधिकार के पास किसी व्यक्ति की पहुंच समान रूप से हो, तो हम कहेंगे कि हाँ, सामाजिक न्याय है। अब जरा सा इसको देखते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि कोई वंचित ग्रुप ले लो। वंचित का मतलब क्या? वंचित का मतलब है जिनको सामाजिक रूप से वंचित किया जाए, आर्थिक रूप से वंचित किया जाए और राजनीतिक रूप से वंचित किया जाए। अर्थात हम कहें कि जो हमारा कमजोर वर्ग कैसे हो सकता है? सामाजिक रूप से कमजोर हो सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है, राजनीतिक है। या एक तरह से कहें कि इन तीनों तक अगर किसी के पास पहुंच ना हो, तो वो हम कहेंगे कि कमजोर व्यक्ति है। जब आर्थिक रूप से पहुंच ना हो किसी के पास, राजनीतिक के पास पहुंच ना हो, प्रशासनिक अधिकारी के पास पहुंच ना हो, तो हम कहेंगे कि वो कमजोर है। अर्थात इन हालात में, 3 डायमेंशन में उनकी हालात क्या है? खराब है। एक और देखो कि हम ये सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि हम सामाजिक न्याय ये कर रहे हैं कि एक स्टेडियम में गेम चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे, जो कि ये स्टेडियम है, और यहाँ पे 3 व्यक्ति खड़े हैं। एक खड़ा है जो बहुत लंबा है, और एक क्या है, छोटा है, और एक बहुत छोटा है। तो ये क्रिकेट मैच देखना है
तो क्रिकेट मैच देखना है तो जो विशेषाधिकार वाले हैं, जो लंबे हैं, धनी हैं, या तीनों तक पहुंच है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पहुंच है, या सुदृढ़ है, वो तो देख लेंगे। लेकिन जो इनसे कम है, जो देख नहीं पा रहा है, बिल्कुल बाउंड्री के पास उसका आंख आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए इतना इसको प्रोवाइड करेंगे, इतना प्रोवाइड करेंगे कि ये स्टेडियम के बाहर देख पाए। ठीक है, सामाजिक न्याय के लिए ये जो छोटा है, तो ये एक बड़ा सा ब्लॉक स्थापित करके इसको भी हमने इसके पैरेलल में ला देना है कि ये भी देख पाए। अर्थात सामाजिक न्याय में हम जो साधन यूज करेंगे वो अनुपातिक रूप में यूज करेंगे। अनुपातिक रूप से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। साहब, सामाजिक न्याय का मतलब समझ गए कि मानव अधिकार का रक्षा करना है, सम्मान के साथ या गरिमापूर्ण जीवन जीना है, और हर किसी को समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार के अवसर प्राप्त हो। ये होता है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है? देखो, इसके बुनियादी अगर सिद्धांत देखें तो हमारे पास ऐसे बोलेंगे, बनाएंगे, जब भी होगा तो सामाजिक न्याय हो जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए क्या होना चाहिए? एक भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा क्या? पहुंच होना चाहिए। तीसरा क्या? अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या? मानवाधिकार, मानवाधिकार मिलना चाहिए। ऐसे अधिकार में आ जाता है, लेकिन मानवाधिकार को लिया। अगर ये चारों मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय ठीक ठाक है। इन्हीं चार स्तंभ में सामाजिक न्याय है। अगर जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, हम वंचित ग्रुप की बात कर रहे हैं। वंचित ग्रुप में अक्सर हम वंचित ग्रुप की बात करते हैं, तो ये ध्यान रखो कि वंचित ग्रुप की बात करेंगे तो एससी होगा, एसटी होगा, ठीक है, ओबीसी होगा, महिला भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें कमजोर वर्ग में आपका ये दिव्यांग आ जाएंगे। ठीक है, दिव्यांग आ जाएंगे, और हमारा एलजीबीटी आ जाएगा। ये सारे हमारे वंचित है। अगर इनके साथ सामाजिक न्याय करना है तो हमें ये चार पिलर चाहिए। और जब भी चार पिलर की बात होगी, सामाजिक न्याय की बात करनी होगी, तो ये कहोगे क्या? जब हर एक व्यक्ति को या वंचित ग्रुप को या प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार मिल रहा है, मानव होने का अधिकार या प्राकृतिक न्याय है, ये प्राकृतिक रूप से जो अधिकार प्राप्त है, मानवाधिकार, वो सबको मिल रहा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय स्थापित हो रहा है। भागीदारी, भागीदारी का मतलब कभी भी स्ट्रॉन्ग समाज कब हो सकता है? समाज स्ट्रॉन्ग तब हो सकता है जब भागीदारी करे, और तब वो समाज कहां जाएगा? सामाजिक न्याय की तरफ जाएगा। अगर समाज में भागीदारी बढ़ रही है, भागीदारी का मतलब कि सपोज करो कि एक है कि मर्सिडीज से चल रहा है, कार उसके पास बहुत बड़ा है, और एक क्या है बेचारा, वो खाना नहीं खा पा रहा है। भागीदारी का मतलब है कि जो मर्सिडीज वाला है, जो खाना नहीं खा पा रहा है, उसकी मदद कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, या उसको नौकरी दे रहा है, या अपने यहाँ कह रहा है कि भाई तुझे मेरे पास, मेरे यहाँ गार्डनिंग ही कर ले, लेकिन हम तुझे इतना तो पैसा मिल जाएगा कि खाना खा लेगा, अपना जीविकोपार्जन चला लेगा। तो ये है भागीदारी। भागीदारी ये है कि पीआरआई, पंचायत सिस्टम में अगर कभी भी फ्रूटफुल होना है, या कहते हैं ना कि निचले स्तर पे लोकतंत्र को विकेंद्रित किया गया है पंचायत पे, और लोकतंत्र तभी हो सकता है स्थापित जब भागीदारी बढ़े, और लोकतंत्र को हमने बड़ा डिटेल में बताया। तो भागीदारी जब रहेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और लोकतंत्र जहां मजबूत होगा वो सामाजिक न्याय मजबूत करेगा। पहुंच की बात करें, अब देखो पहुंच, अगर हम मान लो कि हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं और हमारा शोषण हो रहा है, अर्थात हमारे सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, बड़े लोग, धनी लोग या प्रभु जाति वाले हमें क्या कर रहे हैं? हमारा शोषण कर रहे हैं। तो हमें जाना चाहिए शासन के पास। जो शासन के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे, तो हमारी तो पहुंच होनी चाहिए ना। शासन भाई ऐसा तो नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या में शासन तो ऐसा नहीं है कि देख लेगा सबको। तो हमारी शासन तक पहुंच होनी चाहिए, और हमें बताना चाहिए कि भाई हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो वो सुनिश्चित करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल बताएं कि मनरेगा चलने का मतलब क्या था? चलाने का कि सबकी पहुंच हो। पहुंच का मतलब यह है कि सबको अपने जीविकोपार्जन तक चलाने का क्या हो? पहुंच हो। इसलिए मनरेगा लेके आया गया, अर्थात आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं।
तो पहुंच भी हमारा कैसा होना चाहिए? देखो, पहुंच की बात करेंगे जब भी, तो हमारी पहुंच होनी चाहिए, हमारी सामाजिक पहुंच होनी चाहिए, आर्थिक रूप से पहुंच होना चाहिए, और राजनीतिक रूप से, तीनों रूप से हमारी पहुंच होनी चाहिए। जब ये तीनों रूप से पहुंच हमारे सुनिश्चित हो जाएगी तो हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय स्थापित हो रहा है। फिर है हमारा अधिकार। अधिकार फंडामेंटल राइट में दिया गया है, वो हमारा फंडामेंटल राइट के जितने अधिकार हैं वो अधिकार हमारे क्या करे जाए, सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही साथ जो भविष्य में अधिकार मिलने वाले हैं, भविष्य में अधिकार मतलब डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो भी अधिकार हमें क्या मिले या सुनिश्चित किया जाए, तो हम कहेंगे सामाजिक न्याय स्थापित हो रहा है। तो साहब ये समझ में आया कि सामाजिक न्याय क्या है। तो एक बार हम लोग जरा सा ब्रीफ करें, उसके बाद हम लोग चलते हैं। देखो, हमने कहा कि सामाजिक न्याय को अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला कि सामाजिक न्याय, जीवन में सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करना, अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है सामाजिक न्याय के लिए, तो वो सबसे मूल्यवान है। हीरा चांदी और सोना कुछ नहीं है, ये सबसे ज्यादा मूल्यवान है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला कि स्वतंत्रता साहब हम दे दिए हैं, या जो हमें स्वतंत्रता मिला है या आजादी मिला है, वो सामाजिक न्याय के बिना अधूरा है। आजादी मिलने के बाद, मतलब कि आजादी के बाद हमें सामाजिक न्याय स्थापित करना चाहिए। अगर नहीं स्थापित है तो ये हमें आजादी लेने का कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं है। शोषण तो हमारा क्या ब्रिटिश वाले भी कर रहे थे, और अभी भी सामाजिक न्याय है तो अभी भी शोषणकारी समाज होगा, और शोषणकारी समाज में फिर वही पैरेलल हो जाएगा कि जैसे हम किसी के अधीन रहे। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या बोला कि भाई वो समाज, जिस समाज में क्या हो, सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान क्या हो बढ़े, अपमान क्या हो कम हो, मतलब एक दूसरे को सम्मान दे, अपमान कम करे, और सब मिल के एक साथ करुणामयी जीवन जिए या समाज बनाए, वही हमारा सामाजिक न्याय है। पोप फ्रांसिस ने बोला था कि भाई अगर कहीं सामाजिक न्याय को मापना है तो क्या करो, वहां के सबसे गरीब बंदा है उसके साथ समाज कैसा व्यवहार कर रहा है उसको देख लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सामाजिक न्याय की क्या स्थिति है। ये हमने ये बात कहा। फिर हमने कहा कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है। अर्थ का मतलब मानवाधिकार की रक्षा करना और गरिमापूर्ण जीवन जीना, और समान अधिकार के अवसर प्राप्त हो। तो समान अधिकार का अवसर किस क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्र में क्या हो, समान अवसर प्राप्त हो, सभी को हो। ऐसा नहीं है कि वंचित वर्ग को छोड़ दिया जाए, सभी को हो। तो हमने कहा कि ठीक है सर, ये भी हुआ। तो हमने कहा कि फंडामेंटल क्या बुनियादी सिद्धांत है सामाजिक न्याय में। तो हमने कहा ये 4 पिलर पे है। हमने बोला मानव अधिकार, पहुंच, भागीदारी और समानता। हमने वहां पे एक अलग ले लिया था, सोशल जस्टिस में एक छोड़ दिया था। सोशल जस्टिस में हमने बोला ह्यूमन राइट, ठीक है, पहुंच और भागीदारी, साथ में समानता, ठीक है। अधिकार में, मानव अधिकार में भी सारे अधिकार हैं, यहाँ पे हमने अधिकार ले लिया, समानता भी होना चाहिए, एक पिलर है। समानता का मतलब हमने समानता जो स्टेडियम वाला बताया, ठीक। तो अगर ये 4 पिलर स्थापित होंगे, भागीदारी, पहुंच, समानता और मानव अधिकार, तो इसका मतलब है कि उस जगह सामाजिक न्याय स्थापित है। और इन चारों के बारे में हमें लिखना पड़ेगा, जब भी होगा तो एग्जाम्पल के साथ लिखना होगा। सर ये हमने पिलर भी देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट कि सामाजिक न्याय के लिए मूल अधिकार कौन कौन से हैं। अगर सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए फंडामेंटल राइट क्या क्या दिया गया है, तो देखो समानता चाहिए। तो जब भी समानता की बात करोगे, पिलर की समानता का, तो बात करोगे 14 का समानता का अधिकार, 15 की बात करोगे, 14, 15, ठीक है। धर्म, जाति, मतलब किसी के साथ भेदभाव ना करने की बात। 15(4) क्या बोलता है कि जो SC है और ST है उनके लिए, उनके उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया जाए, ये 15(4) में बोला जाता है। 16 में क्या बोला जाता है? तो 16 में रोजगार के बारे में बात किया जाता है कि समान अवसर दिया जाए रोजगार में, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। फिर 16(4) में क्या किया गया है? पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए आरक्षण की बात कही गई है 16(4) में। और 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए। तो जब भी समानता पिलर की बात करेंगे तो समानता पिलर में ये हम रखेंगे इनका पॉलिटी, जो कि GS2 की बात कर रहे हैं, तो GS2 में ये हम आर्टिकल का आधार बनाएंगे, ठीक है। और जैसा जानते हैं कि स्वतंत्रता के बिना आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, इसके बिना हमारा
मानवाधिकार अधूरा है। ठीक है, तो मानवाधिकार को सशक्त करने के लिए ये हमें चाहिए। और जैसा कि बताया कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार ही नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। और 21 में हमने डिस्कशन किया कि ह्यूमन राइट और आज के समय में ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट के बीच में दूरियां कम हो रही है, अर्थात फंडामेंटल राइट ही ह्यूमन राइट की तरह है। तो मानवाधिकार के पिलर के रूप में 2 यूज करेंगे। ठीक, ये हमारा फंडामेंटल है। और देखो अन्य प्रावधान में देखें तो डीपीएसपी में भी बोला गया है। डीपीएसपी में आर्टिकल 23 क्या बोलता है? बोलता है कि तस्करी से, भिक्षावृत्ति से, जबरन श्रम से, इन सब अगर हो रहा है तो उससे प्रतिबंधित किया जाए, अर्थात हमें अधिकार दिया जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना में भी बोला गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी देने की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो सामाजिक न्याय की बात प्रस्तावना में भी बोला गया। आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है कि समाज कल्याण को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगा? राज्य प्रावधान करेगा या व्यवस्था बनाएगा, समाज कल्याण। और जहां समाज कल्याण होगा इसका मतलब सामाजिक न्याय बढ़ेगा। 41 में क्या है? तो 41 में हमने बोला था कि एक है डंडा, और डंडा किसको दिया जाएगा? जो बेरोजगार है, बुढ़ापा है से ग्रसित है, बीमारी है, विकलांगता है या मानसिक रूप से बीमार है, तो उनको डंडा दिया जाएगा, अर्थात सहारा दिया जाएगा। तो सहारा कैसे है साहब? आर्थिक रूप से सहारा, शिक्षा रूप से सहारा, अर्थात सार्वजनिक रूप से सहायता दिया जाएगा 41 में। और 46 में बोला कि ये SC ST और जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए ये चौका छक्का है 46। तो ये भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित के लिए बोला कि जो SC ST OBC है उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 164(1) बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे जनजाति ज्यादा रहती हैं। बिहार तो पहले, अब यहाँ पे झारखंड भी आ गया है, ये ध्यान रखना है। तो जनजाति मामलों के मंत्रियों के लिए प्रावधान किया गया है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रियों के लिए प्रावधान किसमें किया गया है? जनजातियों के कल्याण के लिए। ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे हैं प्रावधान, लेकिन हम प्रावधान के बारे में बात करें तो देखो अभी तक हमने कहा फंडामेंटल राइट में कि समानता, वही पिलर लेंगे, समानता का अधिकार 14 से 17 हम बोल देंगे, आल्दो 18 होता है, लेकिन हम 18 की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उपाधि देने का। ठीक है, तो समानता हमारा है। दूसरा क्या, डीपीएसपी में बोला है कि राज व्यवस्था करेगा। राज व्यवस्था करेगा किसके लिए? समाज के कल्याण के लिए, अर्थात समाज के कल्याण के लिए क्या करेगा? पहुंच बनाएगा। ठीक है, डीपीएसपी में। और डीपीएसपी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने क्या क्या देखा? 41 देखा, 46 देखा। ठीक है, जो हमें मेंशन करना चाहिए, 38 को मेंशन करना चाहिए, तो ये मेन है। उसके बाद तीसरा फंडामेंटल राइट में 14 से 17 समानता को बात किया और 19 और 21 की बात की। तो जब भी हम सामाजिक न्याय के क्वेश्चन लिखेंगे तो ध्यान रखना कि ये, और खास करके GS2 की बात हो रही है। अगर GS3 में आता है तो हम चीज इसका थोड़ा जिक्र करके, आर्टिकल का थोड़ा जिक्र करके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, हम योजनाओं और कार्यक्रमों का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे फोकस इस में है, चीज वही, लेकिन फोकस कहाँ रखना है, किस पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेपर के अकॉर्डिंग हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में कमजोर वर्ग के बारे में अब बात करने चलते हैं। तो सामाजिक न्याय का मतलब आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं, टॉपिक बेसिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सामाजिक न्याय के बारे में आगे बढ़ते हैं। सर, अगर सामाजिक न्याय के बारे में कुछ आता है तो हम कैसे ब्रीफ में लिखेंगे, उसको एक बार हम बता दें कि सामाजिक न्याय पूछे तो सामाजिक न्याय की स्टार्टिंग हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय वो न्याय होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मानवाधिकार की रक्षा की जाती है, साथ ही साथ मानव गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए सहायक होती है। दूसरा हम बताएंगे इसी में कि समान अवसर की प्राप्ति की बात कहता है सामाजिक न्याय। समान अवसर की प्राप्ति, समान अवसर कहां पे, किस क्षेत्र में? हम बताएंगे यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक,
ये बताएंगे कि समान अवसर की बात करता है। तीसरा बताएंगे कि इसके सिद्धांत क्या है। तो सामाजिक न्याय के सिद्धांत बताते वक्त हम सामाजिक न्याय लिखेंगे और सिद्धांत के लिए हम ऐसा बना देंगे कि मानव अधिकार, ह्यूमन राइट होना चाहिए, ये मूल सिद्धांत है। दूसरा क्या, पहुंच होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। और चौथा हमारा क्या होना चाहिए, भागीदारी। इन 4 पिलर पे हमारा क्या है, सामाजिक न्याय टिका हुआ है, हमें बना देना है। तो सामाजिक न्याय को समझाते हुए ये आपको बनाना है सिद्धांत का। और साथ ही में जो कोड है, अगर इंट्रो स्टार्ट करते हो तो 4 कोड हमने दिया है, उस कोड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सामाजिक न्याय की बात हो गई। अब सर इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या इसको सुनिश्चित के लिए प्रावधान है। तो संविधान में हम बताएंगे कि 14 से 17 तक का प्रावधान है, जो पहले बता रखा है। फिर 19, 21 की बात करेंगे, 41 की बात करेंगे, 46 की बात करेंगे, 23 की बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि प्रस्तावना में ये बात बोला गया है, ठीक। तो संविधान की भी बात हो जाएगी। अब हम लोग आज जाते हैं कि भारत में कमजोर वर्ग क्या होता है। तो कमजोर वर्ग के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां होती हैं। जो कमजोर वर्ग होते हैं उनके द्वारा सामना की जाने वाली 2 प्रमुख चुनौतियां हैं। अभी इसको समझेंगे। एक है, पहला, गरीबी की उच्च दर, बहुत ज्यादा गरीबी है। दूसरा है शिक्षा का अभाव। जो कमजोर हैं उनके सामने 2 प्रमुख चुनौतियां हैं। अन्य चुनौतियों में जैसे कुपोषण हो जाएगा, आर्थिक रूप से जुड़ाव नहीं होगा, ये सारे होंगे। तो सर हमें ये समझना होगा कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि गरीबी या शिक्षा का अभाव के कारण कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा ग्रसित होता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो, गरीबी हर चीजों का गड़बड़ करता है, हर चीज का। गरीबी कब कब होगा, गरीबी होने के कारण क्या है, ये जरा सा देखो। अगर समाज में शोषण होगा तो गरीबी होगा। शोषण का मतलब, शोषण किस रूप से, अगर प्रभु या विशेषाधिकार वाले क्या करें, इनका शोषण करें। और शोषण किस रूप में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक तीनों रूप से शोषण करें तो गरीबी का कारण होगा। दूसरा क्या, कि वंचित ग्रुप वही या कमजोर ग्रुप वो होगा जो कृषि से होगा। और कृषि का उत्पादन अगर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गरीबी की तरफ जाएगा। समझते चलो। देखो अभी बात है, शोषण होगा तो गरीबी क्या होगा, कृषि के उत्पादन कम होगा तो गरीब हो जाएगा। इवन आज के डेट में दिखावापन ज्यादा चलता है। अगर महोत्सव में क्या करे, फालतू के खर्च करे तो गरीबी का कारण होगा। हमारी पहुंच ना हो संसाधनों तक, पहुंच ना हो संसाधनों तक तो गरीब होगा, यह गरीबी का कारण होगा। इसको इंटरलिंक करते चलना है। देखो अभी हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण होंगे, हमने इतना ले लिया। अब गरीबी क्या करेगा, अब गरीबी में देखो, एक तरफ से शिक्षा, एक ले लिया शिक्षा, एक दूसरा ले लिया भूमि हस्तांतरण, तीसरा ले लिया स्वास्थ्य, तीसरा क्या ले लिया, स्वास्थ्य ले लिया। और ये आप लोग भी नोट कर लेना, ऋणग्रस्तता ले लिया, ठीक है। और एक ले लिया बंधुआ मजदूरी, या यहीं पे जोड़ लेते हैं बंधुआ मजदूरी। ये हमारा और भी होंगे, लेकिन हम मोटा मोटा ये करें। अगर देखो गरीबी होगा तो शिक्षा क्या होगा, शिक्षा में कमी होगा, और शिक्षा में कमी होगी तो गरीबी का कारण बनेगा। भूमि, जब गरीब होगा बंदा तो वो अपना भूमि बेचेगा, अर्थात भूमि का हस्तांतरण बढ़ जाएगा गरीब होगा तो। अगर भूमि का हस्तांतरण बढ़ेगा तो गरीबी के कारण होगा। अगर गरीब होगा तो अपने स्वास्थ्य का देखभाल नहीं कर पाएगा, स्वास्थ्य का देखभाल नहीं करेगा तो स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करेगा, गरीब होगा। अगर गरीब होगा तो ऋण लेगा, और ऋण लेगा तो गरीब की तरफ जाएगा। और जब ऋण लेगा तो जिससे ऋण लिया होगा वो बंदा क्या करेगा, बंधुआ मजदूरी कराएगा। देख लो कैसे लिंक कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि गरीबी सबसे बड़ा कल्प्रिट है, गरीबी और शिक्षा ही तो बताया। तो वंचित ग्रुप अगर गरीब हो जाएगा तो ये
कुछ कहीं का ही नहीं रहेगा, कहीं का भी नहीं रहेगा। देखो हर एक सेक्टर प्रभावित हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य ले लो, शिक्षा ले लो, भूमि ले लो, ऋण ले लो, और भी कारण है। और जब गरीबी होगा तो शोषण भी बढ़ जाएगा उसका, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से शोषण होगा। तो हमने एक छोटा सा डायमेंशन देखा कनेक्टिविटी का। अब आ जाते हैं पीछे वाले बात पे कि देखो कमजोर वर्गों द्वारा सामना की जाने वाली दो प्रमुख बातें हैं, और सबसे बड़ी बात तो हमने बताया गरीबी है, और गरीबी की वजह से कुपोषण जोड़ लिया, आर्थिक भी जोड़ दिया वहां पे। तो कमजोर वर्ग कौन से वर्ग हैं? कमजोर वर्ग वो वंचित जाति है, जनजाति है, या विकलांग है, ट्रांसजेंडर है, महिलाओं को जोड़ लिया जाए, एलजीबीटी भी जोड़ लिया जाए, ये ऐतिहासिक रूप से ही कमजोर है। इनके प्रति उत्पीड़न होता है, असमानता होता है, भेदभाव किया जाता है, ठीक है, उनके सामाजिक आर्थिक स्तर सही नहीं होते हैं, वो कमजोर है। लिख सकते हैं, समझ में आया? तो देखो कमजोर वर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे, जितना आप जानते हो, एससी आ जाएगा, एसटी आ जाएगा, फिर ओबीसी भी आ जाएंगे, महिला भी आ जाएंगे, दिव्यांग आ जाएंगे, ठीक है, महिला, उसके बाद दिव्यांग आ जाएंगे, फिर आपका एलजीबीटी आ जाएगा। एलजीबीटी क्यों? ये कमजोर वर्ग क्या है, किसका सामना कर रहा है? उत्पीड़न का। उत्पीड़न मतलब शोषण का। असमानता है इनके साथ, असमानता है, अर्थात भेदभाव बहुत ज्यादा है, भेदभाव ज्यादा है। सामाजिक आर्थिक इनकी स्तर क्या है? सामाजिक और आर्थिक स्तर निम्नतर है। ये होते हैं कमजोर वर्ग। तो समझ में आया। और हमने कहा कि जब भी अच्छे से लिखना हो तो ये फ्लो चार्ट है, हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे किसी वर्ग की बात करें, हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य है तो गरीबी का कारण है, तो और सब उसके बाय प्रोडक्ट हो जाएंगे। जरा सा सोचो, सोचने के लिए हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हमने कहा कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो हमने पहले ही बता दिया कि देखो गरीबी होगा, सब जानते हैं कि गरीबी होगा, ठीक है। और गरीबी होने का भी तो प्रभाव होगा, भूमि का हस्तांतरण बढ़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ऋणग्रस्तता बढ़ेगा। स्वास्थ्य ने गरीबी को प्रभावित किया, गरीबी से भी तो बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, ऋण वगैरह, बंधुआ मजदूरी, शिक्षा, और शिक्षा भी डायरेक्ट ये स्वास्थ्य से जुड़ जाएगा। अगर शिक्षा की कमी होगी तो स्वास्थ्य कम होगा। तो ये एक ऐसा डायग्राम है जिसके ऊपर आप एक पेज लेना, गरीबी के क्या कारण हैं उसको लिखना, और हम देखेंगे इसको डिटेल में देखेंगे बना। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोशिश करना है एक दूसरे को। अगर भूमि कहते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाए कि भूमि हस्तांतरण के कारण क्या क्या जनजातियों पे प्रभाव पड़ेगा। अब जनजातियां भूमि हस्तांतरण ज्यादा कर रही हैं, इसके प्रभाव के रूप में मूल्यांकन कर रही है, तो क्या होगा? पहले ही देख रहा कि अगर ऐसा होगा तो ये भी होगा प्रभावित, शिक्षा भी प्रभावित होगा, ये भी तो कनेक्टिंग है एक दूसरे से। तो ये पूरा जाल है, माया जाल है, इसको समझो एक तरह से। भूमि हस्तांतरण अगर एसटी का बढ़ेगा तो प्रभाव क्या होगा? शिक्षा की कमी होगी, गरीबी बढ़ जाएगा, स्वास्थ्य से ग्रसित होगा, ऋणग्रस्तता बढ़ जाएगा, बंधुआ मजदूरी करेगा, शोषण बढ़ जाएगा, और उसके कृषि, जब भूमि नहीं रहेगा तो उसके उत्पादन नहीं होगा, जीविकोपार्जन चलाना उसके लिए हो जाएगा। कितना लिख सकते हो, और उसी में एक एक दो दो योजना जानते हैं, लिखते जाओ, चपकाते जाओ, देखो कैसे अच्छे आंसर नहीं होते हैं, ठीक है। पढ़ने का देखो, कहते हैं ना कि हमेशा तार्किक रूप से विश्लेषण करके पढ़ना चाहिए। हम किताब के पीछे पागल हैं, हमारे पास भंडार है। गॉड, मैंने भी जब तैयारी स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कहाँ से पढ़ ले, कैसे पढ़ ले, लेकिन बाद में समझ में आया ट्रिक की यार पढ़ो कम, दिमाग का दही ज्यादा करो। हाँ, वही क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप 500 देखेंगे, टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे, देख लो ना। जब बेसी ना दिमाग चलाओगे 500 और 200 देख के करोगे क्या? वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग ट्विस्ट करके बोल दिया विश्लेषण करने के लिए, हवा खराब हो जाएगा। तो स्टिक हमेशा सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उन पे स्टिक करना है, उन पे सोचना है, और यही लेके हमारे द्वारा आया गया है, ठीक। अब देखते हैं पहला अनुसूचित जाति के बारे में, एससी के बारे में बात करने जाते हैं। तो हम सोशल जस्टिस में टू द पॉइंट आते हैं। तो अनुसूचित एससी के बारे में देखें तो कुछ तथ्य हैं, उसको देख। जब भी एससी के बारे में या अनुसूचित जाति के बारे में अभी डीकेडी करेंगे,
लेकिन ये जान लो कि जब अनुसूचित जाति के बारे में तुम्हें क्वेश्चन मिल रहा है तो डाटा तो होना चाहिए। तो अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 341 के तहत क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और इसी के तहत जो अधिसूचना या अधिसूचित किए जाते हैं वो हमारे अनुसूचित जाति में आते हैं। इनकी आबादी कितनी है, तो कुल आबादी का 16.6% है 2011 की जनगणना में, तो 16.6% है। अगर देखा जाए तो पंजाब और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर देखें आबादी का, देश के पूरे आबादी का, तो इन 3 राज्यों में रहते हैं। तो फिर साक्षरता दर कितना है, तो 66.1% है साक्षरता दर। पुरुष में इतना 75.2, महिला में 56.5, लिंगानुपात कितना है, 933 है। जबकि अगर देखा जाए ओवरऑल हमारे देश के 943 से क्या है, कम है। तो ये चीजें हमें याद होना चाहिए, और इस आंकड़े को हम कहाँ कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये भी स्मार्टनेस होना चाहिए। ठीक है, ये आंकड़े हमने दे दिया। अब देखो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधित क्या मुद्दे आते हैं, दोनों को साथ में लेके चलते हैं क्योंकि मुद्दे इनके साथ एक ही जैसा लगभग होता है। तो देखो एसटी और एससी के खिलाफ पूर्वाग्रह होता है। जैसे आज भी गांव के समय शादी अगर होता है तो शादी के समय में जो याद होगा डोम कहे जाते हैं हमारी तरफ, वो एसटी है, जनजातीय ट्राइब के या एसटी में आते हैं। और हालत इतनी खराब है कि अगर जैसे गांव में पंक्ति बैठा के खिलाया जाता है, उस पंक्ति में वो बैठ के खाता नहीं है। वो बंदा आता है और खाने के लिए अपना बर्तन लेके आता है, वो उस बर्तन में ही खाना लेके चला जाता है। तो उसके प्रति पूर्वाग्रह है और किसी ना किसी रूप से बना ही रहा है। अभी तो शहरों में कम देखने को मिल रहा है, लेकिन गांव में भी परिस्थितियां बदल रही हैं। संविधान जब से आया है तब से परिस्थितियां बदल रही हैं। अच्छा, इससे पहले हम चले तो कुछ और बता दें जो मोटा मोटा हम लोग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। 1 मिनट जरा सा, जितने वंचित ग्रुप हैं उन वंचित ग्रुप को प्रभावित करने वाले क्या क्या है। आज के डेट में जो वंचित ग्रुप के ऊपर प्रभावित करने के वाले जो अभी वर्तमान परिस्थितियां देख रही हैं, तो उनको प्रभावित करने वाले क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो एक संविधान का प्रावधान बड़ा समग्र रूप से एक रूप से सोचने की जरूरत है। दूसरा क्या, औद्योगिकरण या औद्योगिकीकरण। ठीक है। तीसरा क्या, पश्चातीकरण। चौथा क्या, आधुनिकीकरण। ठीक है। हमारा वैश्वीकरण। वंचित ग्रुप मतलब सारे हैं, मैं बता रहा हूं। और अभी भी जाति की बात करें चाहे किसी की भी, अभी हम बताते हैं कैसे यूज करेंगे। तो हमारा संविधान का प्रावधान हो गया, औद्योगिकरण हो गया, पश्चातीकरण हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया। और वैश्वीकरण के अलावा हमारा और कोई डायमेंशन ले सकते हैं, फिलहाल इतना ही रखो। इसको ओपन करेंगे तो और भी होंगे। प्रभावित करने वाला ये है, जैसे हमने कहा कि समाज में कुछ भी हो, समाज के रूप में या जाति को ही बोल दिया। जाति को प्रभावित करने वाले कारक क्या है कि आज के समय में जाति व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। तो जाति व्यवस्था क्यों कमजोर पड़ रही है कि संविधान में प्रावधान दिया है, लिखो। औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण की वजह से शहरीकरण हुआ, शहरीकरण यहाँ लिख लो, या शहरीकरण दूसरा एकदम शहरीकरण हुआ। और शहरीकरण की वजह से जाति व्यवस्था क्या हुआ, कमजोर हुआ। पश्चातीकरण, जो पश्चात्य के क्या है, संस्कृति आई, ठीक है, उनका बोल वचन बढ़ा तो उसकी वजह से। आधुनिकीकरण हुआ तो जाति व्यवस्था कम हुआ, वैश्वीकरण हुआ तो कम हुआ, शहरीकरण हुआ। बताओ ना, एग्जाम्पल के साथ देखो कैसे होगा। अब कहेंगे कि समाज पे कौन कौन सी चीजें प्रभावित डाल रहा है, फिर से वही बात। मतलब हम कोई भी चीज हो मोटा मोटा अगर सामाजिक सोशल जस्टिस में देख रहे हैं तो प्रभावित करने वाले यही हैं और कारण भी यही हैं। तो हमें सोचने का ये दायरा देता है, डायमेंशन। अब आ जाते हैं कि संबंधित मुद्दे क्या हैं। तो एससी और एसटी के खिलाफ पूर्वाग्रह संबंधित है। जैसे
उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देना, सार्वजनिक कुओं में प्रवेश नहीं करना, आटा चक्की पे अगर आटा गेहूं ले जा रहे हैं तो उसको पीसना से मना कर देना, ये पूर्वाग्रह है। तो ये एससी भी कर रहा है और एसटी भी कर रहा है, और दोनों के खिलाफ अत्याचार। देखो, अगर हम देखें कि पिछले 3 वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, जो महिलाएं हैं बच्चे, उनके खिलाफ 15.55% अपराध वृद्धि हुई है, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। और इस एससी एसटी अधिनियम 1989 के तहत दोष सिद्धि दर मात्र कितना है, 26.86% है। और इसमें जो भी केस आते हैं एससी एसटी अधिनियम 1989, उसमें केस कितने लंबित हैं, 84%। तो सोचो इनकी स्थिति अभी भी कितनी खराब है। तो इनके खिलाफ अत्याचार बहुत ज्यादा है, जो बताया कि बच्चों और महिलाओं में लगभग 15% वृद्धि हुई है। 26% तक मात्र 100 केस आते हैं, 100 केस में 26 केस की क्या होता है, दोष सिद्ध होता है, बाकी क्या होते हैं, बरी हो जाते हैं। और 100 में से 84% केस लंबित हैं, अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हुआ है। तो हमने कहा पूर्वाग्रह, दूसरा क्या, अत्याचार, तीसरा क्या, भूमिहीनता। भूमिहीनता हमने बताया ना कि भूमिहीनता होगा तो भूमि का हस्तांतरण होगा तो भूमि नहीं होगा, भूमि नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, कृषि श्रमिक के रूप में काम करेंगे या बंधुआ मजदूरी की तरफ, जो पीछे हमने डायग्राम बनाया था। उच्च स्तरीय सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व है। देखो छोटे स्तर पे तो ठीक ठाक मिल रहा है, जैसे अगर पीआरआई में देखो, पीआरआई में आरक्षण अच्छा खासा मिल रहा है, 33% मिल रहा है, और वो हो भी रहा है। लेकिन अगर वही केस देखा जाए सरकारी सेवा में, जो आईएएस है, पीसीएस है, इन सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। यही नहीं, सचिव बनने में एकाध बहुत कम देखने को मिलता है। तो उच्च स्तरीय सरकारी सेवा में कम प्रतिनिधित्व, कुपोषण जैसी समस्या, गरीबी और शोषण, आदिवासियों में 50% क्या है, गरीबी है, दलितों में 33%, मुसलमानों में 33%, ये हमने आंकड़ा के साथ बोला। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन है, 71% किसान खेतिहर मजदूर हैं, आर्थिक रूप से इतने पिछड़ेपन है। तो हम अगर कुछ भी पूछा जाए संबंधित मुद्दे एससी एसटी में, तो पूर्वाग्रह, अत्याचार, भूमिहीनता, उच्च स्तरीय या सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व, कुपोषण, गरीबी और शोषण, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, संवैधानिक और विधायी सुरक्षा के उपायों का खराब क्रियान्वयन हो रहा है, इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हो रहा है। संवैधानिक प्रावधान भी दिए गए हैं विधायिक सुरक्षा के लिए, विधेयक भी बनाए हैं जिसमें एससी एसटी एक्ट भी बताया 1989, और उसमें देखो कितने % केस लंबित है, 84% लंबित है। तो सोच सकते हो कि ये प्रावधान में कमी है, इसलिए मुद्दे हैं। कल्याणकारी कार्यक्रम में समावेशन और बहिष्करण संबंधी त्रुटियां, जितनी भी कार्यक्रम चल रही हैं उसमें समावेशित रूप से नहीं है, तो इसमें त्रुटियां देखी जा रही हैं। तो ये सब हमको रटना नहीं है, लिखना है। सांस्कृतिक शोषण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी हो रही है। भाई सांस्कृतिक रूप से शोषण, देखो शोषण, हम अगर ट्राइब्स की बात करें तो 2 तरीके से शोषण किया जाता है। एक क्या होता है कि व्यक्ति ऋण दिया और ऋण देने के बाद उसको शोषण कर रहा है, तो ये व्यक्तिगत कहा जाता है। देखो समझो इस बात को, व्यक्तिगत रूप से शोषण किया जाता है। एक सामूहिक रूप से शोषण हो रहा है। सामूहिक रूप से शोषण क्या, किसके द्वारा, जितने एनजीओ हैं एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है, या हमारे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, तो देखो एनजीओ सामूहिक रूप से शोषण कर रही हैं। अगर इस एसटी का कुछ कल्चर अलग है, और वो सांस्कृतिक शोषण की बात हो रही है, व्यक्तिगत रूप से सांस्कृतिक शोषण और कल्चर सामूहिक रूप से। अब मान लो कि हम कल्चर है हमारे अंदर कि हम जाएं वन में, और वन में एसटी में ऐसा ही होता है कि वन में जाके और हम उसमें पूजा करें, संरक्षण दे, और वन काटने से कोई जाए तो हम दौड़ा भी दें। ये हमारे सांस्कृतिक कल्चर है। हम भाई ट्राइब है, हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी क्या कहेगा, भाई अधिकारियों का विशेषाधिकारों से गठबंधन, वो लकड़ी काटने के लिए कहेगा कि जाओ वन में से एक लकड़ी काटो, तस्करी करो यार, हम तुमको दे रहे हैं, तो ये सह देगा कि उसके वन को काटो। एनजीओ कहेगा, एनजीओ वाले कहेंगे कि हम इनके सांस्कृतिक रूप से क्या कर रहे हैं, शुद्धि कर रहे हैं, इनके कल्चर में हस्तक्षेप करेगा।
कल्चर में कहेगा कि भाई वन की पूजा ना करो, हम तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दे रहे हैं। ये तो समझो कि भैया उसका भावना क्या है। अगर पेड़ की पूजा कर रहा है तो कुछ तो भावना है, और ये वही समझ सकता है जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा हो या समाजशास्त्र पढ़ा हो। भाई एक सुनो, हम बता दे रहे हैं छोटे से, मानव, आत्मा और वन, ठीक है, ये तीन के इर्द गिर्द ट्राइबों का जो वन में निवास करने वाले समुदाय होते हैं, इन तीन के पीछे घूमता है उनकी कहानी। मानव का मतलब कि आर्थिक रूप से, ठीक है, और ये अगर वो समुदाय का कोई आदमी मर गया तो वो समझता है कि वो आदमी का आत्मा उस वन में जाके क्या करता है, निवास करता है। तो अपने पूर्वजों का आत्मा वन में निवास करता है, तो वो कैसे काटने देगा साहब, ठीक है। वो जब इसलिए वन की पूजा भी करता है। तो सांस्कृतिक शोषण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व अगर पीआरआई में देखो दे भी दिया गया है, तो जो प्रभु जाति मतलब डोमिनेंट कास्ट है, वो डोमिनेंट कास्ट उनसे काम करवा रहे हैं, अपना ही बात, वो निर्णय नहीं ले रहे हैं, वही ले रहे हैं, प्रभु जाति ले रहे हैं। तो ये खामियां हैं जो मुद्दे बनके हमेशा उभरे रहते हैं। यही नहीं सर, योजनाओं का इतना खराब क्रियान्वयन है कि एक डाटा देखो, आर्थिक सर्वेक्षण 1920 में क्या कहा गया था कि जो अनुसूचित जात घटक योजना है, जिसको SECS बोलते हैं, ठीक है, SECS, और जनजातीय घटक योजना जिसको TCS बोलते हैं, ये जो आपतित, बस इतना समझो, ये हमें तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन अगर जाना भी चाहे तो ये हमारा फेवरेट पोर्शन है। फिर इतना जान जाओ कि ये घटक चलता है, घटक कंपोनेंट सुदृढ़ करने के लिए, SC और ST के लिए सुदृढ़ करने के लिए एक घटक चलता है। क्या होता है कि जितने मंत्रालय होता है, मंत्रालय से हर एक विभाग से कुछ पैसे आवंटन कर दिया जाता है और उस कंपोनेंट में डाल दिया जाता है, हर मंत्रालय से डाल दिया जाता है, और वो पैसा का खर्च SC और ST पे किया जाता है। तो वो घटक जो आवंटित किया गया था, उसका सिर्फ और सिर्फ 40% ही खर्च हुआ 2020 तक। सोचो, 60% नहीं खर्च हुआ, तो इतना खराब है, ठीक है। अब आते हैं सर, इससे पहले अनुसूचित जातियों के बारे में देखें कल्याणकारी कार्यक्रम को, तो एक बार समरी कर लेते हैं। समरी करने का मतलब है कि हम, अगर कोई पूछे क्या कि SC और ST संबंधित क्या मुद्दे हैं और इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, तो आपको बताना पड़ेगा। मुद्दे एक आध डिटेल में लिखने होंगे, और उसके बाद आपको बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे बता दिया गया है, उसको, अरे यार टक टक ऐसे डिस्टर्ब होता रहता है सर, क्या करें। आप रात का ही रिकॉर्डिंग अच्छा रहता है। SC और ST खिलाफ क्या पूर्वाग्रह, तो पहला हो गया पूर्वाग्रह, दूसरा क्या, अत्याचार इनके खिलाफ, भूमिहीनता, ठीक है, और भूमिहीनता के बाद सरकारी सेवाओं में कम प्रतिनिधित्व, कुपोषण, गरीबी, शोषण, आर्थिक पिछड़ापन, और फिर संवैधानिक और विधायिक जो उपाय हैं उनका क्रियान्वयन अच्छे से नहीं, कल्याणकारी कार्यक्रम है वो समावेशित नहीं है, ठीक है, जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से शोषण किया जा रहा है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से योजनाओं का खराब प्रदर्शन, ठीक है, जो कि हमने बताया एग्जाम्पल में, ठीक। तो ये हमने बताया कि मुद्दे रहे। तो अनुसूचित फिर से आ जाते हैं SC के लिए, क्योंकि SC और ST के लिए मुद्दे सेम थे, तो मुद्दे एक साथ बता दिया, वहां पे दोनों के मुद्दे की बात, और यही पूछा जाता है। तो कल्याणकारी कार्यक्रम क्या क्या चलाए जा रहे हैं, तो पहला हम देख रहे हैं शैक्षिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। शिक्षा को सशक्तिकरण करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान किया जा रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे तो डायमेंशन में बांटेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखो, SC के छात्रों को मैट्रिक से पहले छात्रवृत्ति और मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति देने की बात कहा गया है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा दी जा रही है, जो 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई करने के लिए इनको क्या किया जा रहा है, वित्तीय दिया जा रहा है सहायता, राष्ट्रीय फेलोशिप दिया जा रहा है, हर साल 2000 स्लॉट है देने के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। PM SSV योजना चलाया गया है। क्या है SSV, तो वाइब्रेंट इंडिया के लिए यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम दिया जा रहा है। तो ये स्कीम के प्रति हमने बताया कि ये शैक्षिक रूप से। बजट में क्या किया गया है 2022-23 में, तो बजट में इस समय बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1,42,342 करोड़ रुपया कर दिया गया है
एसटी के डेवलपमेंट के लिए। तो जब भी बजट में लिखोगे तो ये अलग इंपैक्ट आएगा, ठीक है। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, एज ए नॉइज हटा लेंगे, लेकिन फिर भी हाँ। तो हम लोग शैक्षिक रूप में देख लिया, बजट के रूप में हमने बताया कि बजट के रूप में पैसा ज्यादा एलोकेट किया गया। फिर बजट के रूप में पैसा कितना एलोकेट किया ये याद रखना चाहिए। मैट्रिकोत्तर जो छात्रवृत्ति योजना था उसका पुनरुद्धार किया गया। अब केंद्रीय सहायता में इसके लिए क्या किया गया, वृद्धि की गई। और 4 करोड़ एससी छात्रों को लाभान्वित करने के लिए बजट 21-22 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो कब से कब तक के लिए, तो 25 से 26 के लिए, ठीक है ना, 5 वर्षों के लिए। तो ये ध्यान रखना बजट में। तो शिक्षा में कौन सी योजना चला, बजट में क्या प्रावधान रहा, ऐसे हमारे तार्किक होगा। अब आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करने के लिए एससी के लिए क्या चला रहे हैं, तो देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम है, जिसको NSFDC बोलते हैं। ये क्या करता है, ऋण देता है, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम क्या करता है, ऋण देता है, कौशल प्रदान करता है, प्रशिक्षण देता है, उद्यमिता इनके विकास करता है। इन सब के लिए ये क्या करता है, पैसा देता है, फंड देता है, ठीक है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम है। तो ये आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कौन से संस्था है ये पूछ ले तो ये संस्था है। एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, जो ऋण, कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास के लिए क्या करता है, फंड मुहैया कराता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम क्या करता है कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं, हाथ से मैला ढोने वाले हैं या उनकी पे जो आश्रित हैं, उनके आय सृजन संबंधित क्रियाकलाप बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, फाइनेंस करता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम मतलब कि सफाई कर्मचारियों से हैं या हाथ से जो मैला उठाते हैं या उनसे पे जो आश्रित होते हैं, उनके क्या करें, कल्याण के लिए वित्त सुविधाएं प्रदान करता है। ये अनुसूचित जाति के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना लेकर आया। और अनुसूचित जाति के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना क्या करता है, अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ये लेकर पैसा देता है। तो अभी तक हम दो संस्था के बारे में बोले और एक योजना के बारे में पढ़े, आर्थिक सशक्तिकरण। अब देखो अम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन लेके आए। तो अम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले जितने एससी छात्र हैं उनके बीच नवाचार और उद्यमिता बढ़ाने के लिए ये लेके आया गया। क्या, अम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन। तो हमने शैक्षिक रूप से देख लिया, ऐसे ही लिखना चाहिए। शैक्षिक रूप से देखिए, बजट में क्या था वो देखा, आर्थिक रूप से देखा, आर्थिक रूप से हमने 2 संस्था का नाम दिया, 2 योजना का नाम दिया। अब सामाजिक रूप से सशक्तिकरण के लिए क्या किया, तो ये सबको मालूम है, नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया जो अस्पृश्यता के विरुद्ध था। SC/ST अधिनियम जो 1989 था उसको संशोधित करके 2015 में लाया गया था। वो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम था, लेकिन संशोधित है 1989 का। तो इनके अत्याचार से बचाने के लिए लिया आया था। तो ये हमने मोटा मोटा हर एक सेक्टर में, तो जब भी होगा ना एक व्यवस्थित रूप से कि शिक्षा में क्या किया जा रहा है, बजट में क्या जा रहा है, आर्थिक रूप से क्या किया जा रहा है, सामाजिक रूप से क्या किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से, हम राजनीतिक रूप से भी लिख सकते हैं। हमने लिखा भले नहीं है, राजनीतिक रूप में PRI में आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है, आरक्षण व्यवस्था लाया गया है, ठीक। और भी कुछ याद आए तो लिख लो। तो हर एक सेक्टर में लिख सकते हैं। स्वास्थ्य में क्या किया जा रहा है। तो भारत में हाथ से मैला ढोने वाले की प्रथा, ये एक अलग से क्वेश्चन इन लोग से उठता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग का अलग से क्वेश्चन उठता है। तो भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा है। अब हाथ से मैला ढोने की प्रथा मतलब कि मानव क्या करता है, जो मल मूत्र होता है वो सार्वजनिक सड़कों, सूखे शौचालय, सेप्टिक टैंक, गटर, सीवर, उन सबकी असुरक्षित सफाई करता है, मतलब मैनुअल रूप से हटाने का काम करता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग एक सबसे अमानवीय रूप है जो आर्टिकल 21 के तहत गर्मापूर्ण जीवन जीने की बात कहा जाता है, 21 के तहत उसके खिलाफ है मैनुअल स्कैवेंजिंग। अभी से 2011 वाला जो रिपोर्ट है उसमें 1,42,505 परिवारों की पहचान किया गया जो ये क्या कर रहे हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं या हाथ से मैला ढो रहे हैं। और उसमें से भी हाथ से मैला ढोने वाले की 75% महिलाएं हैं। एक घटना है कि 2016 से लेकर 19 तक आंकड़े देखो, 2016 से 19 के बीच में 282 सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। क्यों? कि सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई में वो घुसे और उसमें इतना भयंकर गैस रिलीज होता है कि उस गैस की वजह से घुटन हुआ, वो मर गए। 2016 से 19 के बीच में। और वो कौन थे? हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्ति थे।
282 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। तो डाटा रख सकते हैं ये। तो सरकार का कदम क्या उठाया गया इसके लिए, हाथ की मैला खत्म करने के लिए? तो हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक अधिनियम लेके आया। उसका अधिनियम का नाम था हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। इसमें क्या किया जाएगा कि हाथ के मैला, जो हाथ से मैला ढोते हैं उनको प्रतिषेध किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा और उनको रोजगार दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको पुनर्वास की व्यवस्था किया जाएगा। ये अधिनियम है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग लेके आए, ये सरकार का कदम। तो 2013 का अधिनियम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सफाई कर्मचारी के कल्याणों से संबंधित मामलों की जांच करना, सरकार को सिफारिश करने के लिए एक ये क्या है, सांविधिक निकाय है। तो जो भी सफाई कर्मचारी है उनके कल्याण से संबंधित कोई मामला हो वो जांच कौन करेगा? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग करेगा। और साथ ही सरकार को सिफारिश करेगा इनके प्रति कोई कानून वगैरह लाना हो। और ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है आयोग। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, इसके पहले ही हम लोग पढ़ लिए हैं कि ये फंड मुहैया करता है। जो भी कर्मचारी मैला ढोते हैं या उनके आश्रित हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसने 22 प्रशिक्षण संस्थानों को सूचीबद्ध किया है जहां पे प्रशिक्षण का बढ़ावा देके इनको उद्यमी बनाया जाता है। तो सरकार के काम में हमने बताया 2013 का एक्ट, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, ठीक। और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना चलाया, SRMS चलाया। तो जो भी हाथ से मैला ढोने वाले थे उनके पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना चलाया। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान में सभी को बोला गया कि भाई आप लोग स्वच्छता पे ध्यान दो। और स्वच्छ भारत अभियान का मतलब है कि हाथ से मैला ढोने वालों की व्यवस्था का उन्मूलन करना था। फिर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज चलाया गया। ये 30 अप्रैल 2021 तक पूरे भारत में 243 शहरों में चलाया गया सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। इसमें 243 शहरों में सेप्टिक और सीवेज टैंक की सफाई अभियानों को पूरी तरह क्या किया गया, मशीनीकृत कर दिया गया कि आदमी आप ना उसको सफाई करें बल्कि मशीनों द्वारा हो। तो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज चलाया गया। तो जब भी बात उठेगी तो हाथ से मैला वाला ऐसे की बात कर लिया कि क्या उनकी मुद्दे थे, सरकार क्या काम कर रहा है, फिर से हाथ के मैला की बात की, डाटा की बात की और सरकार क्या कदम किया, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इनके साथ हाथ से मैला ढोने वालों की चुनौतियां क्या है। तो एक चुनौती है कि हाथ से मैला ढोने वालों की उचित पहचान नहीं हो पा रही है। भाई कोई आधिकारिक और गैर सरकारी संगठन के आंकड़ों के बीच में व्यापक अंतर देखने को मिलता है। जो सरकार का है और गैर सरकारी संगठन है उनके बीच में आंकड़े बहुत व्यापक अंतर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2018 में 14 भारतीय राज्यों के वैधानिक शहरों में मैनुअल स्क्रैंजर को स्वीकार किया गया। मतलब कि 14 भारतीय राज्य के जो 14 राज्य हैं उसने स्वीकार किया, राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो आया था 2018 में उसमें स्वीकार किया कि हमारे यहाँ मैनुअल स्क्रैंजिंग होता है। तो उचित पहचान करने के संबंधित चुनौतियां हैं। कार्यान्वयन अंतराल की इम्प्लीमेंटेशन गैप का क्या है, चुनौती है। जैसे राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा पहले पहचाने गए 87,913 मैनुअल स्क्रैंजर में से केवल 27,268 को प्रासंगिक योजनाओं में एकीकृत किया गया है। 87,000 पहचाने गए हैं, उसमें से 27,000 को किसी योजना के साथ इंटीग्रेट किया गया है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन रेट है। सरकारी उदासीनता देखो, अब स्थानीय प्रशासन ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा उनके अधिकार क्षेत्र से मौजूद है, मतलब बाहर है। मतलब सरकारी उदासीनता देखो कि इतनी स्थानीय स्तर पे आज भी हाथ के मैला को, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो हाथ से मैला धोने को बढ़ावा दिया जाए ना स्थानीय स्तर पे, तो वो सरकारी उदासीनता हो जाएगा। लोगों को पता नहीं है कि ऐसा एक्ट आ गया है। तो उचित पहचान की कमी, इम्प्लीमेंटेशन की कमी, ठीक है, सरकारी उदासीनता, ये चुनौती है। सरकार ही सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं कि सरकार ही सबसे बड़ा उल्लंघन करता है। भारतीय रेलवे के पास पटरियों पे, ट्रेनों में मल मूत्र छोड़ने वाले शौचालय हैं और इस प्रकार के पटरियों को मैनुअल रूप से साफ करने के लिए मैला ढोने वालों को नियुक्त किया जाता है, खुद सरकार करती है। भाई पटरी है, पटरी पे अभी तो बायो टैंक लग रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि ट्रेनों से जो भी
मल मूत्र होता था वो पटरियों पे गिरता था, और इन पटरियों को साफ करने के लिए कौन लगाया गया है? हाथ से साफ जो करते हैं मैला ढोते हैं उनको लगाया गया। तो सरकार खुद ही उल्लंघन करता है। कम की गई फंडिंग, फंडिंग भी कम इनको किया गया है। जैसे सरकार ने स्वरोजगार योजना में 2021 में के लिए जो आवंटन था वो 9% घटा के 100 करोड़ रुपए कर दिया। 21-22 में जो इनके स्वरोजगार योजना के लिए जो आवंटन किया गया था पैसा पहले, तो 21-22 में उसको घटा के 9% कर दिया गया। एक बार कह रहे हो कि उन्मूलन करना है, इनको स्वरोजगार देना है, रोजगार देना है, आप उस बजट ही कम कर रहे हो तो कहां से होगा? अन्य में देखो तो जाति विशेष द्वारा अभ्यास अभी भी किया जा रहा है, एक विशेष जाति द्वारा वर्ग और आय विभाजन से प्रेरित है, जो प्रेरित है वो कर रहे हैं। और जितने लोग हाथ से मैला ढो रहे हैं वो अपने अधिकार के प्रति जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये हमारी चुनौतियां हैं। क्या पहचान की कमी है, इंप्लीमेंटेशन की कमी या गैप, सरकारी उदासीनता, फिर सरकार सबसे बड़ा उल्लंघन करता है, कम की गई फंडिंग, और अन्य जो भी बता सकते हैं बता देंगे। ठीक, तो हम निष्कर्ष लिखेंगे हाथ के मैला वाला में क्या कि समाज के द्वारा इस मुद्दे को स्वीकृति है, इनकी पहचान बनाता है। जब समाज ही इसको स्वीकृति देगा तो इसकी पहचान बनाएगा। इसके अलावा कानूनों के अक्षरशः लागू करना, प्रथा के बारे में सामाजिक संवेदनशीलता, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता, वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्राप्त करना, इस कुप्रथा से छुटकारा पाने की कुंजी होगी। कहने का मतलब कि जागरूकता होगा, वैकल्पिक आजीविका के साधन देंगे, संवेदनशील आदमी हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों से हम छुटकारा, तो निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो अनुसूचित जनजाति के बारे में आंकड़ा देखें तो 341 में हमने बात किया था कि अधिसूचित किए जाते हैं कौन, एससी। तो 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति अधिसूचित किसको करता है? एसटी को करता है। ठीक है, अब देखो इनकी जनसंख्या थोड़ा सा यहीं पे देखते चल रहे हैं, एससी और एसटी में इसकी जनसंख्या, यहाँ पे आर्टिकल की बात करें तो 341 है और 342 है एसटी में। यहाँ पे था 16.6% कुल जनसंख्या का, यहाँ पे होगा 8.6%। ठीक है, जिसमें से लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 10% क्या होते हैं? एसटी, शहरी में रहते हैं। अब नेक्स्ट है कि भाई जनजाति क्या है, जनजाति की विशेषताओं बताओ। तो जनजाति की विशेषताएं क्या है कि एक तो आदिम लक्षण होगा, बहुत पुराना लक्षण होगा। ठीक है, भौगोलिक रूप से अलगाव रहते हैं, भौगोलिक रूप से अलगाव होगा, इनकी विशिष्ट संस्कृति होगा, आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, और जो मुख्य धारा के समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच करते होंगे। ये अनुसूचित जाति हैं, ये लक्षण है, हमने एक लाइन में लिख दिया है, लेकिन आप लोग नंबर 1 में कि जो आदिम लक्षण रखता हो, कैरेक्टरिस्टिक रखता हो, वो अनुसूचित जाति होगा। जो भौगोलिक रूप से अलगाव रखता हो, जिसकी अपनी खुद विशिष्ट संस्कृति हो, वो एसटी है। आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो, वो है। जो मुख्य धारा के समुदाय या लोग हैं उनसे संपर्क करने में क्या करे, संकोच करे, वो एसटी है। तो ये एसटी की पहचान की या एसटी की विशेषताएं हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसा है, अभी हमारे दिमाग में आइडिया ये आया है कि अभी एससी बढ़ा दिए हैं और एसटी, इसके बाद एक समग्र रूप से एसटी देख लिया जाए। एससी देख लिया है तो एससी देख लिए, अब एसटी को देख लेंगे और साथ ही में जो संस्था होगा एक साथ देखेंगे। तो एससी तक ही रहने देते हैं इसको। अनुसूचित जनजाति को, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।